हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th की साइंस की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर टॉपर डिवीजन सीरीज में चैप्टर 3 का बहुत ही शानदार तरीके से हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने इसके देखा था, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो आज हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, कैल्शियम और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। कैल्शियम और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो कैल्शियम यानी क्या कर रहा है, कैल्शियम और क्या करेंगे हम, जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, H2O। ये हमारा क्या है, कैल्शियम। ये हमारा क्या है, कैल्शियम है और ये हमारा क्या है, जल है। जल की अभिक्रिया के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, हाइड्रोजन गैस, क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट करो, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है और क्यों। तो सोडियम धातु को किस चीज में रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो इसको हम किस में रखते हैं, इसका आंसर लिखेंगे मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को क्या कहते हैं, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल यानी इसी को क्या कहते हैं, कैरोसिन। मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं, कैरोसिन में, ताकि मिट्टी के तेल में ताकि यह हवा और नमी से अभिक्रिया न कर सके, ताकि यह हवा और नमी से अभिक्रिया न कर सके। इसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ताकि यह क्या हो, हवा और नमी से क्या कर सके, अभिक्रिया न कर सके। नेक्स्ट कह रहा, पीतल और कांसे में क्या अंतर है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीतल और कांसे में अंतर है। तो पीतल तांबा और जस्ता का क्या मिश्र धातु है। जो हमारा पीतल है वह तांबा और जस्ता का क्या मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जबकि कांस्य तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। पीतल यानी तांबा यानी क्या है, तांबा यानी कापर और क्या होता है, जिंक का मिश्र धातु होता है। तो कापर कितना 70% और जिंक कितना है 30%। कापर 70% और जिंक कितना होता है 30% होता है। किसमें, पीतल में। तांबा और जस्ता मिश्र धातु है। तो कांस्य तांबा और टीन का मिश्र धातु है। जबकि कांस्य जो है इसमें क्या होता है, कांस्य में जो हमारा होता है कापर कितना होता है, कापर 88% और टीन कितना होता है, इसमें टीन होता है यानी SN होता है कितना 12%। तो पिताजी से क्या करेंगे, पीतल, पी से पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक से मिलकर क्या होता है, जिंक यानी जस्ता से मिलकर बना होता है। तो पिताजी से क्या, शॉर्टकट ट्रिक है, पीतल क्या पिताजी से याद कर सकते हैं पीतल को। और कहाँ से, और तांबा टीन की मिश्र धातु है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉपर पायराइड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है और क्यों। तो कॉपर पायराइड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो कॉपर पायराइड का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड एस्को का सांद्रण इस विधि से करते हैं। तो जो कॉपर पायराइड है इसका सांद्रण किससे करते हैं, कॉपर पायराइड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, फेन प्लवन विधि से किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड एस्को का सांद्रण इसी विधि से क्या करते हैं,
तो हमारा जो सल्फाइड आयंस हैं जैसे क्या है, कॉपर पायराइट और कॉपर आयरन सल्फाइड। तो कॉपर पायराइट यानी Cu2, इसका Cu2 या से क्या कॉपर पायराइट हो गया, और CuFeS2 कॉपर आयरन पायराइट हो गया, और सिल्वर ग्लास Ag2S और गैलेना PbS। इस सब का क्या करते हैं, सांद्रण सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। कॉपर पायराइड का सांद्रण फेन प्लस विधि से किया जाता है, जैसे कि कॉपर पायराइड का भी क्या करते हैं, इसी विधि से कर सकते हैं, कॉपर आयरन पायराइड या सिल्वर ग्लास या गैलेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कौन सा यौगिक बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कौन सा यौगिक बनाते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्या है, अधातु ऑक्सीजन के साथ हमारा अधातु क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ यानी सल्फर हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, यानी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड क्या कर रहा है, बना रहा है। हमारा क्या है, SO2 क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और ये 2022 में और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, 2022 और 16 में क्या किया गया, पूछा गया था। नेक्स्ट कर सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। जो सबसे अधिक तन्य धातु होती है, जो क्या होती है, जो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हमारा हो जाएगा सोना, AU, इसी को क्या कहते हैं, सोना। तो हमारा सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा, हमारा सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सी धातु हवा में रखे जाने पर तुरंत अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु हमारी क्या है, हवा में रखे जाने पर क्या करेगी, तुरंत अभिक्रिया कर देती है। तो पोटेशियम धातु हवा में रखने पर क्या करती है, तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। तो उत्तर हो जाएगा पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु हवा में रखने पर तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, तुरंत अभिक्रिया करती है। तो क्या कहती है, पोटेशियम धातु क्या करती है, तुरंत अभिक्रिया करती है। जैसे क्या किया, धातु को क्या करें, हवा में रखेंगे, यानी हमारे क्या किया, पोटेशियम धातु है, इसको क्या किया, ऑक्सीजन में से क्या हवा में रख दिए, तो हमारे क्या किया, पोटेशियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसे कहेंगे, KO2, या हमारा क्या आएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हमारा क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यानी KO2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और 2021 में और 19 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट कर सोडियम और जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम का क्या करते हैं, हम जल से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम अन्य का क्या किया, हम सोडियम का क्या करेंगे, H2O जल से अभिक्रिया हम करा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या बनेगा, यहाँ पर H2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन 2 1 3 है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम क्या करें 2 यहाँ कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 से गुणा करेंगे कितना है, हाइड्रोजन 4, और सोडियम 2 है, तो क्या होगा, सोडियम 2 हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करो धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है। जो धातु हैं उसमें विद्युत चालकता का क्या कारण हो सकता है। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। ये भी 19 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। जैसे क्या होगा, Fe हो गया,
Ag हो गया, Au हो गया, ये सब क्या धातु के चालक हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर अधातु किस प्रकार विद्युत के चालक नहीं होते? अधातु किस प्रकार विद्युत के चालक नहीं होते? अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अभाव होता है। इस कारण क्या होते हैं? ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक नहीं होते हैं। लेकिन क्या है हमारा जो ग्रेफाइट है वो क्या है? वह अपवाद के रूप में है, अधातु है, फिर भी क्या अधातु होते हुए क्या है वह कार्बन कितना है? कार्बन का 6 कार्बन होता है, इसमें क्या होंगे 2 और इसकी 4 संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 4 हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह क्या हमारा अपवाद है, अपवाद। तो क्या है जो हमारा ग्रेफाइट है वो क्या होता है? धातु का चालक होता है। तो ग्रेफाइट हमारा क्या है? अधातु है, यह अपवाद में है और क्या हमारा? अधातु है। ग्रेफाइट हमारा अधातु है, इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह क्या है? विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई ये बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कापर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण कारण सहित लिखिए। तो कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सभी तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से ही क्या कहते हैं? विस्थापित कर देते। जो हमारा सक्रियता श्रेणी है उसमें जो क्या आते हैं? सभी तत्व जो क्या आते हैं? हमारे कोई तत्व है उसके नीचे स्थित तत्वों को क्या कहते हैं? उसके नीचे इसके नीचे जो तत्व है उसको क्या कहते हैं? विलयन से विस्थापित कर देते हैं। श्रेणी में कापर का स्थान Ag से ऊपर है। जो हमारा कापर है Ag यहाँ है और कापर क्या है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जो हमारा क्या है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, NO2 लिख रहे हैं, NO3 क्या करता है? कापर के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या करें? हम कापर को डालते हैं तो क्या करेगा? Ag को क्या करेगा? Ag को ऊपर है ना, तो देखिए क्या ये ऊपर है, कापर ऊपर क्या करेगा? इसको Ag को क्या करेगा? खदेड़ देगा, हटा देगा। तो Ag को क्या करेगा? हटा देगा, क्योंकि क्या है? ऊपर है। तो क्या है? अपना दादागिरी तो जनाएगा ही। तो दादागिरी जना के क्या है? इसको धक्का देकर खदेड़ देगा और खदेड़ कर क्या करेगा? उसके जगह पर चला जाता है। और हमारा क्या हो गया? CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag बना लेता है। इसलिए क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। तो क्या होता है? क्योंकि क्यूप्रिक कापर में क्या है? क्योंकि विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu++ होने के कारण क्या? विलयन का रंग नीला होता है। तो कापर डबल+ आयन होने के कारण क्या होता है? इसमें इस विलयन का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो ये हमारा यहाँ पर 2 Ag कर देते हैं और NO3 ट्वाइस होगा तो यहाँ 2 कर देंगे और Cu 1 है। तो हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या? क्यूप्रिक आयन होने के कारण क्या था? विलयन का रंग नीला होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में हमारा यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सिल्वर है हमारा, ये सिल्वर है और कौन था? और हमारा कापर था। और कापर देखिए कापर क्या है? ऊपर है तो क्या करेगा? ऊपर वाला क्या करता है? नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। तो इसकी शक्ति क्या हो रही है? नीचे जाने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। और ऊपर क्या हो रही है? ऊपर अधिक है। इनकी शक्ति क्या है? बढ़ता क्रम, घटता क्रम नीचे है और बढ़ता क्रम ऊपर है। यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है? ये Hg से अधिक शक्तिशाली है। और जिंक क्या है? Mg से, जिंक से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? Mg। जिंक देखिए नीचे है, Mg ऊपर क्या है? Mg अधिक शक्तिशाली है। और Fe और Cu में Fe कहाँ है? Fe ऊपर है और Cu क्या है? नीचे है। तो यहाँ पर कौन शक्तिशाली है? Cu। तो किसकी सक्रियता अधिक है? क्रियाशीलता किसकी अधिक है? यहाँ पर फेरस की। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना, ये क्या है? हमारी सक्रियता श्रेणी है।
इस श्रेणी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर देगा। जिसका पावर अधिक है वो क्या करेगा, किसी को भी धक्का देकर हटा सकता है। नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। या फिर कह रहा है क्या होता है जब कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आइए, जब हम क्या कहते हैं, जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता आदि के साथ संपर्क में आकर संक्षारित होने लगती है, मतलब किसी भी वस्तु का क्या होता है, क्षरण, कोई भी धातु है उसका क्या हो, वायुमंडल, खुले वायुमंडल में आकर क्या हो, ऑक्सीजन से, अम्ल से, आर्द्रता से, वर्षा से, नमी से, पानी पाकर किसी तरह से क्या कर देगा, क्षरण होने लगता है। मतलब क्या होता है, उसमें मूर्छा लगने लगता है। सीधा देहाती भाषा क्या, उसका क्षरण होने लगता है, मूर्छा लगने लगता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और लोहे पर क्या होना, जंग लगना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अब बी वाला कह रहा है कि क्या होता है जब कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, कॉपर क्या करें, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं, तो हमारा CuSO4 यानी क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, और इसमें थोड़ा सा एक अभिक्रिया लिख लीजिए, तो 2AgNO3 प्लस यहाँ था क्या, CuNO3 प्लस Ag। ठीक, तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या करें, जब कॉपर क्या करें, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या करते हैं, गर्म करा, क्या अम्ल के साथ गर्म किया था, इसको क्या कहते हैं, गर्म किया था, तो हमारा क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट और जल क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो हमें यहाँ पर क्या 2H क्या यहाँ 2H2O, तो हमारे क्या रहेगा, ये अब की क्या हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो गई, सल्फर एक है S और यहाँ 2, तो यानी 2S है। ठीक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फेट 2 है, तो SO4 यहाँ पर है गया, SO2 यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी SO4 हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक धातु यम अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके एक काले रंग का यौगिक देती है, और यम तथा काले रंग के उत्पाद को पहचानिए और यम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को भी समझाइए। यह आपका क्वेश्चन 2021 में और 2023 में पूछा गया था, 2021 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा माना जब कोई धातु यम, मान लेते क्या है, यम धातु को क्या मान लेते हैं, कॉपर है, यदि जब कोई माना को यम कोई धातु क्या है जो कॉपर है, वह क्या करती है, यह अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, क्या करती है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, जबकि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का उत्पाद बनाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। तो मान लेते हैं क्या हमारी क्या है, एक यम धातु है जो क्या है, कॉपर है, तो यम अम्ल के साथ क्रिया करके क्या हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, क्या करती है, जो यम धातु है, क्या धातु हाइड्रोजन के साथ क्या अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, हम से क्रिया करने पर क्या होगी, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, जबकि यह क्या ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का पदार्थ बनाती है। जो हमारा कॉपर है क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारी क्या बनाएगी, CuO यानी Q प्लस ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बना लेती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो 2021 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कह रहा है मैट किसे कहते हैं और फफोलेदार कॉपर क्या है। तो मैट किसे कहते हैं और फफोलेदार कॉपर क्या है। मैट जब कॉपर को गलित अवस्था में कुछ मात्रा में क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड की उपस्थिति पाई जाती है, तो इस प्रकार के मिश्रण को मैट कहते हैं। जब क्या हो, कॉपर गलित अवस्था में, यानी जो Cu है वो क्या हो, गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में है। जब गलित अवस्था में है तो कुछ मात्रा में क्या होगा, Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड तथा क्या होगा,
H2 यानी फेरस सल्फाइड की उपस्थिति पाई जाती है। कॉपर सल्फाइड इसी में क्या आती है, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड की क्या आती है, उपस्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, मैट कहते हैं। फिर फफोलेदार कॉपर क्या है, तो फफोलेदार कॉपर क्या है, तो आइए जानते हैं। कर जब किसी कॉपर की अवस्था में 98% शुद्ध कॉपर और 2% लोहा, लेड, सल्फर, निकिल, कोबाल्ट आदि अशुद्धियाँ क्या आती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो फफोलेदार कॉपर कहलाता है। तब वो क्या कहलाएगा, हमारा फफोलेदार कॉपर कहलाता है। जब 98% क्या शुद्ध कॉपर हो, उसमें 2% लोहा, लेड, सल्फेट, निकिल, कोबाल्ट आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कार्ड सहित समझाइए कि, क्वेश्चन कर रहा है, कार्ड सहित समझाइए कि क्यों कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है, कारण सहित समझाए कि क्या, क्यों कॉपर को कहते हैं जलीय विलयन में डालने पर क्या होता है, विलयन का नीला रंग क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है लोहे से क्या है, नीचे है, जो कॉपर है लोहे से क्या है, नीचे है, इसी कारण से लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, और इसी वजह से लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो यानी क्या है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में क्या करेगा, हमारा Fe से क्रिया करता है। Fe का स्थान क्या है, ऊपर है, Fe की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है, तो क्या करेगा, फेरस सल्फेट बना लेता है। क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके क्या करेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बना लेता है। या हम जानते हैं क्या, Cu पर क्या होता है, डबल प्लस और प्लस Fe क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करके क्या बना लेगा, Fe डबल प्लस बना लेगा और Cu हो जाएगा सीधे। क्योंकि जो क्या होता है, नीले क्यूप्रिक आयन से क्या होता है, कॉपर में बदलने के कारण। लिख सकते हैं जो हमारा नीला क्यूप्रिक आयन है वो क्या हो रहा है, कॉपर में बदल जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड, लिख सकते हैं नीले क्यूप्रिक आयन के कॉपर में बदलने के कारण, नीले क्यूप्रिक आयन यानी Cu डबल प्लस के कॉपर में, आयन के कॉपर यानी Cu में बदलने के नीला रंग क्या होता है, नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, धीरे क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। कारण विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी बढ़ती सक्रियता श्रेणी के क्रम में लगाइए। और एल्युमिनियम, जिंक तथा पारा, जो जा दिया क्या, एल्युमिनियम, जिंक तथा पारा, इनको क्या करना है, सक्रियता श्रेणी के बढ़ते क्रम में क्या करना है, लगाना है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं एक किनारे से। तो सबसे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं को एक दूसरे के सापेक्ष उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक श्रेणी में रखने को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो हमारे धातु हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, उनकी क्रियाशीलता, जो इस प्रकार का अभिक्रिया करते हैं उनके क्रम में क्या कहते हैं, एक श्रेणी में रख दिया हमने, बढ़ते या घटते क्रम में क्या कहते हैं, रख देना ही क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और दी हुई धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम हमारा दिया है, सबसे कम सक्रिय कौन है, पारा है, उससे अधिक जिंक है और सबसे अधिक एल्युमिनियम है।
फिर कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए कि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। हम जानते हैं कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जो क्या हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेंगी, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से क्या है नीचे होने के कारण जो क्या होगा हाइड्रोजन से नीचे होगा वह क्या करेगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। वो जो क्या होगा सक्रिय श्रेणी में नीचे होगा वह कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये चीज तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, क्योंकि क्या है हाइड्रोजन से नीचे जो आएगा वह क्या करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है सक्रिय श्रेणी में क्या है हाइड्रोजन से नीचे है, इस कारण से। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा गालक क्या है, अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा क्या कीजिए प्रदर्शित कीजिए। तो गालक क्या है, तो हमारा एक क्वेश्चन 2023 में आया था, 21 में आया था, 20 में आया था, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक बार फिर हाजिर है। कर गालक वे पदार्थ हैं जो निस्तापित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के रासायनिक क्रिया करके धातुमल पदार्थों में क्या होते हैं परिवर्तित कर देते हैं। तो धातुमल पदार्थों में क्या कहते हैं परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या करेगा क्रिया करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट यानी धातुमल प्राप्त हो जाएगा CaSiO3। ये हमारा क्या धातु मल जिसे क्या कहते हैं सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट है, तो हमारा क्या कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, तो ये हमारा क्या है धातु मल है, धातु मल, ये हमारा क्या है धातु मल है। अब फिर मान लेते क्या हमारा यहाँ फेरस ऑक्साइड क्या क्या SiO2 के साथ क्रिया करके हमारा क्या बनाएगा फेरस सिलिकेट FeSiO3, तो हमारा क्या ये भी धातु मल है। तो हमारा क्या फेरस सिलिकेट है, ये हमारा क्या क्षारकीय अशुद्धियाँ, ये हमारा क्या क्षारकीय अशुद्धियाँ, क्षारकीय अशुद्धियाँ, हमारी क्या क्षारकीय अशुद्धियाँ, हमारा SiO2 यहाँ पर सॉरी SiO2 हमारा क्या है अम्लीय गालक, ये हमारा क्या अम्लीय गालक। कर गालक क्या अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कर गालक वे पदार्थ है जो निस्तापित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं रासायनिक क्रिया करके धातुमल पदार्थों में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। जो अम्लीय गालक हैं क्षारकीय अशुद्धियों से क्या करते हैं क्रिया करके क्या करते हैं रासायनिक क्रिया करके धातुमल पदार्थों में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर पोटेशियम कैल्शियम तथा सोडियम धातु की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो क्या करा पोटेशियम कैल्शियम सोडियम धातु की क्या कर सकते हैं जल के साथ अभिक्रिया का क्या करना समीकरण लिखना है। सोडियम तथा पोटेशियम धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या कहती है प्राप्त करती है। सोडियम तथा क्या है पोटेशियम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती है तथा इस अभिक्रिया के दौरान उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो हमारा क्या है पोटेशियम क्या करेगा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या करेगा हाइड्रोजन गैस प्लस क्या करेगा उसमें ऊर्जा, प्लस उसमें ऊर्जा क्या कहता है निकालता है। और फिर यही सोडियम क्या करेगा जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या करेगा हाइड्रोजन गैस और उसमें ऊर्जा क्या करता है उत्सर्जित करता है, उसमें ऊर्जा क्या करेगा उत्सर्जित करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा तो यहाँ करेंगे 2KOH और 2NaOH फिर 2H2O और फिर 2H2O। तो अब क्या रहा है तो हमारा क्या सोडियम और पोटेशियम की हमने अभिक्रिया को देख लिया। अब सोडियम धातु की साथ क्रिया कर रहा है, फिर कैल्शियम की धातु के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम धातु जल के साथ
मंद गति से क्रिया करता है तथा क्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है। जो कैल्शियम है हमारा क्या करेगा, जल के साथ क्या करेगा, मंद गति के साथ, बहुत धीमी गति के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस और क्या बना लेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बनती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ 2H2O कर लेंगे और हमारा क्या होगा, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में ये हमारा सक्रियता श्रेणी है, अभी हमने देखा है। तो भाई क्वेश्चन से अभी समझते हैं। कर सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। जो हमारा सल्फाइड अयस्क है, जो हमारा सल्फाइड अयस्क है उसको जिंक धातु के निष्कर्षण की रासायनिक अभिक्रिया देते हुए क्या करना, समझाइए। तो सबसे पहले जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं। सबसे पहले हम जिंक धातु के क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, जो जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में बदलेंगे। तो हमारा जिंक धातु का क्या सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे हम जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 और 2023 में पूछा गया था। तो इस प्रकार क्या, इस प्रकार अभिक्रिया हुई। अब इसके पश्चात जिंक ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके क्या करते हैं, इसको हम जिंक बना लेंगे। तो जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, हम कार्बन से क्रिया करा के हम क्या करेंगे, इसको जिंक में परिवर्तित करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 कर दीजिए और क्या अभिक्रिया ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो ये बटे वाला आपको आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये सब बैलेंस करने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया हमारी क्या है, बैलेंस है। या इस प्रकार नहीं बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ क्या करना लगेगा, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तभी क्या जाएगा हमारा, और यहाँ फिर 2 आ जाएगा और उस पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और क्या होगा, हमारा अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। इस प्रकार हमारी क्या आ जाएगी, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हमारा उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्या करना है, इसको गर्म करते हैं। अब इसके पश्चात जिंक धातु को क्या करेंगे, पश्चात जिंक ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके क्या करते हैं, जिंक बना लेंगे। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन का यूज करके, कार्बन अपचायक का उपयोग करके क्या किया, हमने जिंक बना लिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मिश्र धातु क्या होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो मिश्र धातु होती क्या है, इसको क्या करा, क्या उदाहरण देकर समझाइए। कह रहा 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक धातु से के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक धातुओं को के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक धातुओं के क्या समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल धातु तांबे और जस्ते से क्या होता है, मिश्रण होता है। पीतल जो हमारा है, पीतल में क्या होता है, 70% कापर होता है और 30% क्या होता है, जिंक होता है। तो पीतल में क्या 70% कापर है और 30% क्या होता है, जिंक होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा चांदी का एक तार, चांदी का एक तार है, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबोया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रिया का कारण सहित समझाइए। तो हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में चांदी कॉपर से क्या है, नीचे है। यहाँ सक्रियता श्रेणी देखिए, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में क्या है, जो चांदी है हमारा Ag और हमारा क्या है कॉपर, यहाँ पर Cu, कहाँ गया Cu। चांदी क्या है, कॉपर से नीचे है। यहाँ पर चांदी क्या है, कॉपर से नीचे है। तो यहाँ पर हमारा कॉपर की क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। तो कॉपर की क्या होगी, कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में चांदी क्या है, कॉपर से नीचे है, जिससे चांदी की सक्रियता कॉपर से कम होती है और जिस कारण चांदी कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया नहीं करती है। तो क्या करेगी, चांदी क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगी, क्रिया नहीं करती है।
तो हमें यहाँ पर यदि क्या करेंगे, यहाँ पर चांदी की, यहाँ पर Ag की सिल्वर की यदि हम क्रिया क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट से CuSO4 से कराएंगे तो क्या होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। हिंदी में लिख सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब क्या होगा, क्योंकि क्या है कॉपर की क्रियाशीलता यहाँ पर क्या है, Cu की जो हमारी क्रियाशीलता है क्या है, कॉपर की क्रियाशीलता है किससे है, Ag से अधिक है, इसलिए क्या होगा कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, जो कॉपर है क्या है सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण कॉपर सिल्वर सल्फेट के विलयन को सिल्वर विलयन से सिल्वर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। क्योंकि क्या, यदि कॉपर की क्रिया क्या करते हैं, कॉपर को क्या करेंगे हम सिल्वर AgSO4 यानी सिल्वर सल्फेट के विलयन में सिल्वर सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो क्या करेगा, कॉपर अधिक क्रियाशील तो क्या करेगा सिल्वर को खदेड़ देगा और हमारा क्या बना लेगा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट बना लेगा और क्या बना लेगा हमारा Ag प्राप्त हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट और क्या, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु, जिस कारण क्या कॉपर सिल्वर सल्फेट के विलयन को क्या करेगा सिल्वर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो क्या करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट विलयन डुबाया जाता तब दूसरे बर्तन में तांबे का तार क्या AgNO3 के विलयन में डुबाया जाता है। तो दोनों बर्तन में होने वाली अभिक्रिया का कार्य सहित समझाइए। अब AgNO3 वाला, अब हमारा तो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या था, यहाँ AgNO3 हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट तो बना ही लेगा। तो क्या NO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा हमारा CuNO3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा CuNO3 क्या हो जाएगा हमारा प्राप्त हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर Ag प्राप्त हो जाएगा। तो एक अभिक्रिया लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिल्वर सल्फेट से यदि कराते हैं क्रिया तो हम क्या कहते हैं Cu का क्या कहते हैं, Cu का AgSO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा CuSO4 और क्या हो जाएगा हमारा Ag प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सिल्वर नाइट्रेट से पूछा है तो क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या किया हमने कॉपर को डूबे दिया तो हमें क्या हो गया कॉपर नाइट्रेट और हमें क्या हो जाएगा सिल्वर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा निस्तापन से आप क्या समझते हैं, तो निस्तापन से आप क्या समझते हैं, कह रहा कार्बोनेट ऐश का हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऐश को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं निस्तापित, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या कम मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कम मात्रा में ऊष्मा क्या होता है अधिक उत्पन्न होती है, जैसे कुकर में। तो हमारा क्या है यहाँ पर यदि क्या कहते हैं हम, तो कह रहा निस्तापन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे जिंक कार्बोनेट, हमारा क्या है जिंक कार्बोनेट को क्या कहते हैं गर्म करते हैं, CO3 को क्या कहते हैं गर्म करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा जिंक ऑक्साइड और क्या आ जाएगी हमें CO2 प्राप्त हो जाती है। या जिंक की जगह पर क्या हम Ca कैल्शियम भी रख सकते हैं। यदि Al2O2.2H2O को की क्या करेंगे हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड या इसको क्या करें सीमित वायु में क्या अधिक ताप पर गर्म करते हैं, इसको क्या करेंगे अधिक ताप पर गर्म करेंगे। तो अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा Al2O3 प्लस 2H2O क्या हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऐश को सीमित वायु में अधिक ताप पर क्या कहते हैं गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं निस्तापित कहते हैं। तो क्या हो गया जिंक ऑक्साइड में और एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा परिवर्तित हो गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं निस्तापन कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। कह रहा भर्जन से आप क्या समझते हैं, तो भर्जन से आप क्या समझते हैं, तो निस्तापन हो गया भर्जन। अब कह रहा सल्फाइड ऐश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम भर्जन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम भर्जन कहते हैं।
तो इसमें क्या था, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें क्या था, O2 की अनुपस्थिति में अब क्रिया होती थी, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में या कम मात्रा उष्मा में, या कम मात्रा उष्मा में, मात्रा उष्मा में। और यहाँ पर क्या था, यहाँ में क्या हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या है, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में या ज़्यादा मात्रा में, या ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या होता है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2, 2। तो हमारे क्या, इस प्रकार अब क्रिया क्या जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्जन हो गया। या इसको यहाँ पर क्या 2Zn + 3O2 + 2ZnO + 2 SO2 क्या होगा हमारा, ये बैलेंस हो गया। तो उम्मीद है ये क्या कहेंगे, इसे हम भूनना कहते हैं, भूनना, जो भूनते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़्यादा मात्रा में। और क्या होता है, ये क्रिया कहाँ होती है, कुकर में होती है। कुकर में क्या होता है, निस्थापन होता है, और हमारा क्या होता है, भूनना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन करा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए, और अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो वे ऑक्साइड जो अम्लीय अथवा और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या हो, Al2O3, Al2O3 क्या करेगा हमारा, HCl से क्या करेगा, क्रिया करके हमारा क्या होगा, AlCl3 + 3H2O क्या करेगा, बना लेगा। तो क्या करेगा इस प्रकार, या क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या करेगा, जल बना लेगा। तो एक अब क्रिया हो गई। अब फिर यहाँ पर Al2O3 क्या करेगा, क्षार के साथ NaOH अम्ल के साथ अब क्रिया किया, और क्षार के साथ अब क्रिया करके NaAlO2 + क्या करेगा, H2O बना लेता है। ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड ZnO क्या किया, अम्ल के साथ क्रिया करके हमारा क्या हो गया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस क्या बना लेगा, H2O बना लेता है। और यही क्या करेगा, ZnO क्या करेगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया करके क्या रहेगा, Na2ZnO2 और क्या करेगा, H2O। तो हमारा क्या है बना लेगा, ये हमारा क्या, सोडियम जिंकेट क्या करेगा, सोडियम जिंकेट बना लेता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाती है। दूसरा, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जो अधातु है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लिया। फिर CO2 क्या किया, जल से क्रिया करके क्या किया, H2CO3 बना लेता है। ये क्या हमारा कार्बोनिक अम्ल। फिर एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया, हमारा N2 क्या अधातु है, N2 क्या किया हमने, ऑक्सीजन से क्या किया, क्रिया करके NO2 बना लेता है। अब यही NO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन से और जल से क्रिया करके हमारा क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, बना लेता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है, क्या आप प्रेक्षण करेंगे जब आप रखते हैं कुछ जिंक के टुकड़े को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में, या कुछ कॉपर के टुकड़े को फेरस सल्फेट के विलयन में, या एक धातु का नाम लिखे जो हाइड्रोजन से क्रिया करके इस प्रकार के बने यौगिक का नाम भी लिखे, और धातुओं की सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित को क्या कहें, उसकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। तो आइए देखते हैं आंसर। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्या है, क्रियाशील है धातु है। और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, जो हमारा जिंक है, जिंक है क्या, इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। Zn की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। तो Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो हमारा क्या है, जिंक को क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर तो क्या करेगा, हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और प्लस क्या आ जाएगा, हमारा कॉपर जिंक सल्फेट। अब कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है। जो कॉपर क्या है, हमारा कॉपर हमारा क्या है, Fe से कम क्रियाशील है। जो हमारा कॉपर क्या है, Fe से कम क्रियाशील है। तो हमारा जो कॉपर क्या है, कॉपर फेरस सल्फेट से क्या करेगा, क्रिया नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। अब अगला कह रहा है, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, और दिए गए धातु की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, Mg क्या सबसे कम क्रियाशील, उससे अधिक एल्युमिनियम, उससे अधिक जिंक और सबसे अधिक फेरस है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हों और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैप्टर का हो चुका है द एंड, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे शानदार तरीके से। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।